First of all, very good morning to all my dear students. It's our second section of science lecture. हमने पहले लेक्चर स्टार्ट किया था जिसका नाम था लॉज ऑफ मोशन। तो यह हमारा सेकंड वीडियो है। जिस लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो आई बटन पे देख सकते हो और वीडियो अच्छे से देख सकते हो। तो आज का हमारा जो कंसेप्ट होने वाला है वो होने वाला है न्यूटन्स लॉ के बारे में। और इसमें आज हम पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ये एक हमारा पॉइंट थोड़ा सा बाकी था, पहले वो कवर कर देंगे, उसके बाद हमारा जो है वो कंटिन्यूअसली स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तो हमने देखा, यूनिफॉर्म मोशन यानी क्या, मोशन इन विच बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी एक बॉडी हो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल टाइम में, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशंस। बट ये थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, इसमें सिर्फ एक वर्ड अलग है जिसका नाम है सर्कुलर। तो सर्कुलर यानी क्या, बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम along with a circular path but in which the speed is a constant and change the displacement and the velocity of a body। इसमें जो बॉडी है वो उसकी स्पीड सेम रहती है, सिर्फ क्या चेंज होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट और उसकी वेलोसिटी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर हम अच्छे से पढ़ाई करें तो कोई भी बॉडी कैसे जाती है, सर्कुलर जाती है। ये देखो यहाँ पे एक सर्कल है। तो अगर इस सर्कल में हमने अगर एक रेडियस ड्रॉ करते हैं तो रेडियस की वैल्यू होगी 2πr। ओके, तो स्पीड हम किससे डिनोटेड कर सकते हैं, स्पीड हम डिनोटेड कर सकते हैं v से आल्सो। सो v इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस अपॉन अ टाइम, यानी उस चीज ने कितनी देर में ये कंप्लीट कर दिया और उसको कितना टाइम लगेगा। सो वी कैन से दैट v इक्वल्स टू 2πr अपॉन अ t। इसमें से जो r है इट इज रिप्रेजेंट बाय द रेडियस, वो रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, एंड t इज रिप्रेजेंट द टाइमिंग, वो कितने टाइम तक वहां पे जाता है। तो t यानी क्या, टाइमिंग, और 2πr ये क्या है, इसकी रेडियस की वैल्यू है। तो इस प्रकार ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो उसके बाद हम जाते हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की तरफ। मगर न्यूटन के फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। जो बेसिक डेफिनेशन आती है, इनर्शिया क्या होता है, उसके बाद बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। उससे भी पहले मैं आपको एक अच्छे से बात बताता हूँ कि हम इनर्शिया को देखें तो इनर्शिया यानी क्या, इनर्शिया इज नथिंग बट इट इज अ टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन और पुल द ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। इसको हम इनर्शिया कहते हैं और ये इनर्शिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ के लिए। ओके, तो सेकंड इसमें पॉइंट आता है जो बेसिक डेफिनेशन है, उसका नाम है बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स पढ़ने से पहले आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आए। चलो मान के चलते हैं एक गाड़ी है, उस गाड़ी को यहाँ से एक आदमी जो 50 किलो का है वो पुल कर रहा है और दूसरा जो आदमी वो भी 50 किलो का है वो यहाँ से पुल कर रहा है। मीन्स टू सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें क्या होगा, ये बॉडी आगे भी नहीं जाएगी, ये कार आगे भी नहीं जाएगी, पीछे भी नहीं जाएगी। व्हाई, बिकॉज टू अपोजिट फोर्स और टू सेम फोर्स ऑन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें ये बॉडी क्या रहेंगी, रेस्ट में रहेंगी, उसे ही कहते हैं बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स यानी क्या, बैलेंस फोर्स इज डिफाइंड एज टू सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ अपोजिट डायरेक्शन, उसे कहते हैं बैलेंस फोर्स। तो सेकंड, इसमें से एक और कंसेप्ट आती है, उसका नाम है अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स यानी क्या, टू
डिफरेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट डायरेक्शन। सेम एग्जांपल है, दो ही आदमी है, एक 50 किलो का है और एक 60 किलो का है, दोनों भी आपस में यहाँ पे ये खींच रहा है, यहाँ पे ये खींच रहा है, तो गाड़ी किसके तरफ जाएगी, किसकी तरफ जाएगी, जो 16 वेट वाला जो आदमी है वो ढकेल रहा है उस फोर्स के डायरेक्शन में जाएगी। वाई? बिकॉज इट कंटेन द ग्रेटर फोर्स दैन द सेकंड। सो वी कैन से दैट when increase the force then body goes towards that direction। अगर हम फुटबॉल को किक करते हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा उसी डायरेक्शन में वो बॉडी जाएगी। तो ये बेसिक थिंग्स थे न्यूटन्स के लॉ से पहले मैंने बताया इनर्शिया, सेकंड थिंग बैलेंस अनबैलेंस फोर्स। ओके, ये तीन बातें। तो पढ़ते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स एक बहुत ही एक होशियार साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, इट शुड बी अ डिस्कवर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उन्होंने कहा था कि कोई भी बॉडी हो वो अगर हम एयर में फेंकते हैं तो वापस नीचे भी आती है। एनी ऑब्जेक्ट थ्रू इन एयर देन इट अगेन गोज टुवर्ड्स द अर्थ। ये था ग्रेविटेशन। तो उन्होंने पहले अपने लॉ में क्या कहा था, तो न्यूटन्स ने पहले लॉ में कहा था व्हेन बॉडी इज इन अ रेस्ट पोजीशन और इज इन अ स्टेट पोजीशन अप टू व्हेन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी कोई भी बॉडी अगर इस रेस्ट पोजीशन में है या एक जगह पे ठहरी है, कब तक ठहर सकती है, when up to the unbalanced force act on it। जब तक उसको एक फोर्स नहीं लगता, मगर फोर्स कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस होना चाहिए, तभी वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, मोमेंटम करेगा, वो क्या करेगा, स्पीड हासिल करेगा, वो क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। तो यही कहा था न्यूटन्स के पहले लॉ में। क्या कहा था न्यूटन्स ने, न्यूटन से दैट एनी ऑब्जेक्ट इज इन अ रेस्ट पोजिशन और इन अ स्टैटिक पोजिशन up to when external unbalanced force act on it। जब तक unbalanced force act ना हो तब तक। ये था न्यूटन्स का पहला लॉ। तो सेकंड लॉ है अपना न्यूटन्स का, जो कि बिलोंग करता है मोमेंटम तक। तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज नथिंग बट अ मास ऑफ अ प्रोडक्ट, जिसमें मास ऑफ प्रोडक्ट मीन्स जो ऑब्जेक्ट का मास है उस पर डिपेंड होता है मोमेंटम। ओके, तो मैंने आपको अभी कहा कि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी P इक्वल्स टू mv। ओके, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम। तो सेकंड लॉ क्या कहता है न्यूटन्स का, न्यूटन्स से दैट momentum is directly proportional to the applied force and the change the momentum of an object is having a direction of a force। यानी जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, अप्लाइड फोर्स को, और जिस साइड से फोर्स ज़्यादा हो उसी तरह मोमेंटम बढ़ता है। तो ये हो गया था न्यूटन्स के सेकंड लॉ। ये कहा था न्यूटन्स ने अपने सेकंड लॉ में। तो कैसा मोमेंटम चेंज होता है, समझो एक बॉडी है यहाँ पे, वो जा रही है इस पॉइंट पे, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है। तो इसमें ए पॉइंट में इसका मोमेंटम कितने रहेगा, यम यू, बिकॉज इट इज अ इनिशियल मोमेंटम। और यहाँ पे जा रहा है यानी इसका क्या होगा मोमेंटम, यम वी, यानी सेकंड पॉइंट। ओके, तो अगर मोमेंटम का फॉर्मूला अपने पास है P इक्वल्स टू एम वी, तो हम इसको फॉर्मूले में डालते हैं तो क्या होगा, एम वी माइनस एम वी और एम ए माइनस यू। तो इस वैल्यू को अगर हम डालते हैं अपने फॉर्मूले में तो फॉर्मूला क्या होगा, एम माइनस वी ब्रैकेट क्लोज अपॉन टी, उसके बाद एम माइनस यू ब्रैकेट क्लोज अपॉन द टी। तो इसको इसमें यम और यम मीन्स मास से में, तो मास हम कॉमन निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा यम ब्रैकेट वी माइनस यू अपॉन अ टी।
तो आपको मालूम है ये v माइनस यू ये किसका फॉर्मूला है, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, a आएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, m इक्वल्स यम ए, क्या फॉर्मूला होगा, यम ए। तो इसमें ये जो यम है वो क्या है, मास, ए क्या है, एक्सेलरेशन। तो ये मोमेंटम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, अप्लाइड फोर्स को। तो हमारा फॉर्मूला फिर से चेंज होगा, क्या चेंज होगा, एम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो ये होगा हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ। मोमेंटम के कंसेप्ट पे बेस है या उस पे वो डिपेंड होता है। अब हमको जाना है थर्ड लॉ के, यानी न्यूटन्स के थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स says that every action there is a equal and opposite reaction। दुनिया की कोई भी चीज़ हो उसको अपोज करने वाला एक चीज़ होता है, और वो कहा था न्यूटन ने थर्ड लॉ में। तो समझो मेरे पास एक बॉल है एंड मैंने वो ज़मीन पे फेंक दिया, तो क्या होगा, वो बॉल रोल होगा रोल होगा रोल होगा। बट एक टाइम ऐसा भी आएगा जो कि बॉल क्या होगा, स्टेट में आएगा या रेस्ट में आएगा। क्यों आएगा, जब हम उसे फेंकते हैं तो उसमें मोमेंटम होता है, स्पीड भी होती है, वेलोसिटी भी होती है, मगर जब वो जाता है तो उसका फ्रिक्शन होता है। कहाँ पे फ्रिक्शन होता है, अपनी अर्थ पर। तो अर्थ और बॉल में फ्रिक्शन होने के बाद वो एक बार ऐसा होता है कि दोनों की भी स्पीड और उसका फ्रिक्शन ये इक्वल होता है, ज़ीरो होता है। और जब वो ज़ीरो होगा तब वो बॉडी क्या होंगी, रेस्ट पोजीशन में होंगी। when any object rolling over a ground, then at one point it should be the rest. Why? Because the net charge of a speed or velocity is equal to the frictional force and the body will be a state or a rest position। ये कहा था न्यूटन ने, आपको मालूम ही होगा। जैसे कि और एक एग्जांपल देता हूँ, जो रॉकेट फ्यूल होता है, रॉकेट फ्यूल को ऊपर पहुंचाने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत लगती है। वाई? बिकॉज फ्यूल प्रोवाइडेड अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है उसको फोर्स देता है, बट कब तक, वे इट शुड बी गोज टूवर्ड्स अ सर्टन हाइट। आफ्टर द अचीविंग द हाइट all fuel should be detached and this satellite are easily transferred toward their object। Why? Because there is a no gravitational force। वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता है। तो ये भी क्या है, जब वो ऊपर जाता है तो उसको एयर का अपोज होता है। तो ये अपोज रोकने के लिए उसमें फ्यूल भरा जाता है, और वो फ्यूल क्या करता है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देता है। तो ये सभी पॉइंट थे न्यूटन्स के लॉ में। इस प्रकार हमने ये जो पहला चैप्टर है वो अच्छे से ख़त्म कर लिया है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। और जो नए यूज़र्स हैं उन्होंने ऐसे ही वीडियो हम बनाते हैं आपके लिए सिर्फ, तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर आल्सो।